हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं फिर आपके लिए ओबीजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी जो नियर बाई एग्जाम है उनको देखते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस कंटेंट को, इस वीडियोज को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे इस क्लासेस का सभी को लाभ हो सके। दोस्तों, अपनी बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। ऑफलाइन क्लासेस आगरा के अंदर अवेलेबल हैं। अभी न्यू बैच ही नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले कौन सा पॉइंट दिया गया है? डेसिडुआ बैसिलिस इज द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच फॉर्म 1/5 पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। चलिए, डेसिडुआ बैसिलिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेसिडुआ बैसिलिस है क्या? तो डेसिडुआ बैसिलिस एक प्लेसेंटा की, मतलब जो डेसिडुआ है वहाँ डेसिडुआ जो बैसिलिस है वो कवरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है तो एंडोमेट्रियम होती है, इम्प्लांटेशन के बाद वो डेसिडुआ कहलाती है। तो डेसिडुआ की ही कुछ कवरिंग की बात हो रही है। तो डेसिडुआ की कौन सी कवरिंग हो रही है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो डेसिडुआ बैसिलिस होती है वो क्या है? एक क्या है? कवरिंग है किसकी? डेसिडुआ की, जिसका नाम है पूरा डेसिडुआ बैसिलिस। ये है क्या? मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ये मैटरनल पार्ट में फिक्स होती है, यानी कि कोई प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के दो पार्ट होंगे, एक मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। तो मैटरनल पार्ट के ऊपर जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? डेसिडुआ बैसिलिस। चलिए, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा विच फॉर्म 1/5 पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जो मैटरनल पार्ट होता है वो कितना पार्ट होता है प्लेसेंटा के अंदर? 1/5 पार्ट होता है। यानी कि टोटल पार्ट जो है, मान लीजिए एक डायग्राम, रफली डायग्राम बना रहा हूँ प्लेसेंटा का। मान लीजिए यूट्रस की कोई लेयर है, इस लेयर से क्या है? प्लेसेंटा अटैच है इस तरीके से, और यहाँ से ये अम्बलाइकल कॉर्ड निकल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसेंटा है इसमें मोस्टली पार्ट जो बना हुआ है वो किसके द्वारा बना हुआ है? फीटल पार्ट के द्वारा। थोड़ा सा पार्ट होता है कौन सा? मैटरनल पार्ट। तो मान लीजिए ये मैंने सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट बनाया है ये। अब इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं आपको इस प्लेसेंटा के अंदर। दो पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है। जो ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये है मैटरनल पार्ट, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और जबकि एक बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। चलिए, दो पार्ट हैं आपके पास। इसमें से जो छोटे वाले पार्ट की बात हो रही है ये मैटरनल पार्ट कितना होता है? ये 1/5 होता है। टोटल 5 पार्ट में अगर डिवाइडेड करते हैं प्लेसेंटा को तो उसमें से 1/5 ये होता है, और 4/5 कौन सा होगा? ये फीटल पार्ट होता है। 4/5 फीटल पार्ट होगा। क्लियर दोस्तों? हमने ये अच्छे से देखा है यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। प्लेसेंटा के अंदर दो पार्ट है, एक मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट कितना होता है? 1/5, और फीटल पार्ट कितना होता है? 4/5 पार्ट होता है। चलिए, क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एट टर्म द प्लेसेंटा इज सर्कुलर डिस्क शेप, यानी कि टर्म पर जो प्लेसेंटा होता है सर्कुलर होता है और डिस्क शेप का होता है। सर्कुलर डिस्क शेप का प्लेसेंटा होता है। यहाँ पे प्लेसेंटा की बात हो गई शेप की, तो शेप कैसा है उसका? सर्कुलर है बट डिस्क शेप में होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी इसका डायमीटर कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस कितनी है इसकी? 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा का? तो सबको पता है 500 ग्राम वेट होता है प्लेसेंटा का। ये तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम।
एंड ऑक्यूपाई अबाउट 30% ऑफ यूट्राइन वॉल, यानी कि यूट्राइन वॉल है उसके अंदर कितने एरिया को कवर करता है प्लेसेंटा, तो 30% एरिया को कवर करता है। चलिए मान लीजिए डायग्राम है ये किसका, पेल्विक का। ये देखिए, ये पेल्विक के अंदर यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मैंने ये स्पेस बनाया है, ये वाला स्पेस क्या है, पूरा का पूरा स्पेस है यूट्रस का। उसके अंदर प्लेसेंटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इस डायग्राम के अंदर देख लीजिए, प्लेसेंटा जो होगा वो ओनली और ओनली 30% एरिया को कवर करेगा। कितना, 30% एरिया को कवर करता है, बाकी का 70% एरिया फ्री रहता है। यानी कि जो प्लेसेंटा अटैच होता है कितने परसेंट एरिया से, 30% एरिया से। तो प्लेसेंटा कितना परसेंट एरिया को कवर करता है दोस्तों, याद रखना है, पूरे यूट्राइन बॉल का 30% एरिया कवर कर लेता है कौन, प्लेसेंटा। 30% एरिया अभी भी क्या है, रिमेनिंग बचता है। तो दोस्तों याद रहेगा, ये 30% जो एरिया बना वो कौन सा है, किसका है, यूट्राइन वॉल का, वो प्लेसेंटा द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम के हिसाब से ही मैंने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए फिक्स किए हैं। साइटोस्केलेटन और प्लेसेंटोन और स्टिमुलाई आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा के फंक्शनल यूनिट की बात हो रही है कि प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट क्या है, या हम बोल सकते हैं प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको बोला जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, साइटोलेडोन को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। दूसरा साइटोलेडोन का ही दूसरा नाम होता है प्लेसेंटोन। प्लेसेंटोन, ये जो प्लेसेंटोन है इसी को हम साइटोलेडोन के नाम से जानते हैं। और ये प्लेसेंटोन या साइटोलोडन किसके द्वारा बने होते हैं, स्टीम बेलाई के द्वारा बने होते हैं। इसलिए स्टीम बेलाई भी क्या हो सकता है, एक फंक्शनल यूनिट होता है प्लेसेंटा का। समथिंग 3 to 4 स्टीम बेलाई मिलके, स्टीम बेलाई मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉटिलेडोन को बनाते हैं, कॉटिलेडोन को बनाते हैं। जो कॉटिलेडोन होते हैं या साइटोलेडोन होते हैं, कितनी स्टीम बिलाई मिलके बनाती हैं, 3 से 4 स्टीम बिलाई मिलके एक कॉटिलेडोन या साइटोलेडोन को बनाती हैं। क्लियर दोस्तों, ये साइटोलेडोन ही होते हैं जिनको हम प्लेसेंटोन के नाम से जानते हैं। और प्लेसेंटोन या फिर कॉटिलेडोन या फिर साइटोलेडोन जो होते हैं, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं किसकी, प्लेसेंटा की। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैटरनल ब्लड फ्लो इन इंटरब्लस स्पेस एट 500 to 600 ml पर मिनट। यानी कि कोई प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा के अंदर जो मैटरनल ब्लड फ्लो होता है, यानी कि यूट्रस के लिए जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस से प्लेसेंटा के लिए, कितनी होती है, 500 से 600 ml पर मिनट होती है। और फीटल ब्लड फ्लो थ्रू दी प्लेसेंटा एट 400 ml पर मिनट। यानी मदर से ब्लड पहुंचा किसके अंदर, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में कितना पहुंचा, 500 से 600 ml पर मिनट पहुंचता है। फिर प्लेसेंटा से फीटल का सर्कुलेशन अलग होता है, वहां पे फीटल से ब्लड फ्लो कितना होता है प्लेसेंटा के लिए, फीटल ब्लड फ्लो थ्रू दी प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है फीटस के लिए वो कितना होगा, 400 ml पर मिनट होता है, 400 ml पर मिनट। चलिए, फीटल ब्लड फ्लो थ्रू दी प्लेसेंटा थोड़ा सा कम होता है, 400 ml पर मिनट, बट मैटरनल ब्लड फ्लो जो होता है इंटरब्लस स्पेस के अंदर वो कितना होता है, 500 से 600 ml होता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में नॉर्सेट वगैरह में पूछा जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। मैच्योर प्लेसेंटा, यानी कि ये उस वाले पॉइंट की बात हो रही है, मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन 500 ml ब्लड। यानी कि एक प्लेसेंटा हो रहा है, प्लेसेंटा होता है, उसके टर्म पे बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम होता है या फिर कितना ml ब्लड होता है। दोस्तों याद रखेंगे 500 ml ब्लड होता है एट टर्म ऑफ दी प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी टर्म पे पहुंच गई है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक मैच्योर प्लेसेंटा है, उसके अंदर ब्लड कितना 500 ml होता है, विच इज प्रेजेंट इन 150 ml इन इंटरब्लस स्पेस एंड 350 ml इन बिलाई सिस्टम। तो ये जो 500 ml ब्लड होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक इंटरब्लस स्पेस में, दूसरा बिलाई सिस्टम के अंदर। इंटरब्लस स्पेस में इसका अमाउंट 150 ml रहता है,
जबकि इंटरबिलस स्पेस के सॉरी बिलाई सिस्टम के अंदर इसका जो अमाउंट है वो कितना रहेगा, 350 ml रहेगा। चलिए मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ इसका भी, उससे आपको याद रहेगा। अभी मैंने एक डायग्राम बताया था आपको, मान लीजिए ये प्लेसेंटा और ये प्लेसेंटा से निकलने वाली अम्बलाइकल कॉर्ड। चलिए अब मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूँ आपको। यहाँ से ये आ रही हैं इसकी ब्लड वेसल्स, यानी कि ये है वेन और दो होती हैं इसके अंदर आर्टरी, एक वेन और दो आर्टरी, इस तरह से। चलिए मैं यहाँ पे इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड करता हूँ। कुछ इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं अंदर की तरफ। इसी तरह से इसकी जो आर्टरी होती हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी इसी तरह से। चलिए अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें देखिए एक बिलाई सिस्टम होगा, यानी कि बिलाई होती है इस तरह से, बिलाई प्रेजेंट रहेंगी यहाँ पे, इस तरह से बिलाई रहेंगी। अब ये जो पार्ट बना है, एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दो पार्ट दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। एक तो ये फीटल वाला पार्ट, या हम फीटल सरफेस बोल सकते हैं, दूसरा ये मैटरनल पार्ट। तो दो पार्ट दिख रहे हैं। ये जो मैटरनल पार्ट है मैं पीछे भी बता चुका हूँ, इसको हम बोलते हैं इंटरबिलस स्पेस, IBS। और इस फीटल पार्ट को जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं बिलाई सिस्टम। दो पार्ट होते हैं। इस इंटरबिलस स्पेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड रहता है वो है 150 ml। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरबिलस स्पेस के अंदर कितना ब्लड रहता है, 150 ml। और बिलाई सिस्टम के अंदर कितने अमाउंट में ब्लड रहता है, तो दोस्तों याद रखेंगे 350 ml। यानी कि जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का, जो हमने ऊपर बताया था 4/5 पार्ट होता है, उसके अंदर 350 ml ब्लड होता है, और मैटरनल पार्ट के अंदर 150 ml ब्लड रहता है। टोटल देखिए कितना हो जाएगा, ये 350 और 150 मिलके 500 ml ब्लड हो गया या फ्लूइड हो गया। तो टोटल जो वॉल्यूम है प्लेसेंटा का वो कितना, 500 ml। तो दोस्तों यही याद रखेंगे, जो वॉल्यूम होता है प्लेसेंटा का वो कितना होता है, 500 ml होता है। यानी कि ब्लड कितना है प्लेसेंटा के अंदर, 500 ml होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रेशर इन अम्बलाइकल आर्टरी इज 60 mm of Sg एंड अम्बलाइकल वेन इज 10 mm of Sg। अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन की बात हो रही है यहाँ पे। अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर अम्बलाइकल आर्टरी नंबर में 2 देखने को मिलती हैं, और अम्बलाइकल वेन नंबर में 1 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अम्बलाइकल आर्टरी जो हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अम्बलाइकल आर्टरी, उनके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना, 60 mm ऑफ Hg होता है। जबकि अम्बलाइकल वेन जो यहाँ पे क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसके अंदर ब्लड का प्रेशर कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg। यानी अम्बलाइकल वेन के अंदर प्रेशर तो कम है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन के अंदर। और जबकि अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। HCG से रिलेटेड है इन प्रेगनेंसी। HCG हार्मोन, यानी कि HCG हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पे, कैन बी डिटेक्टेड एज सून एज 8 to 9 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि HCG हार्मोन कब चेक कर सकते हैं हम, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी अभी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर HCG हार्मोन प्रेजेंट होगा तो प्रेगनेंसी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर HCG हार्मोन अगर यूरिन में एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, यूपीटी टेस्ट नेगेटिव आता है। चलिए तो यहाँ पे HCG ही पता कर रहे हैं कि HCG कब प्रेजेंट हो जाता है यूरिन के अंदर। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, फर्टिलाइजेशन के बाद 8 to 9 डेज पे क्या हो जाएगा,
ये HCG हार्मोन डिटेक्ट हो जाएगा यूरिन के अंदर। क्लियर दोस्तों। इसका मैक्सिमम लेवल एट 60 टू 70 डेज। इसके मैक्सिमम लेवल की बात हो रही है कि प्रेगनेंसी के कौन से टाइम पर HCG का लेवल है जो मैक्सिमम लेवल में देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। तो चलिए, जो HCG का लेवल सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है, जैसे ही प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी 2 मंथ को क्रॉस करेगी यानी 60 से 70 दिन पे पहुंचेगी, वैसे ही जो HCG हार्मोन है वो HCG हार्मोन अपनी वैल्यू का सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर, सबसे ज्यादा हो जाता है ये। याद रखेंगे दोस्तों, ये कब ज्यादा हो जाता है, 60 से 70 दिन पे, यानी कि 2 महीने के बाद इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। कम कब हो जाता है ये, तो आफ्टर 100 डेज, या फिर बोल सकते हैं आफ्टर 90 डेज ये फिर से कम हो जाता है, ये फिर से कम हो जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। चलिए, HCG का प्रोडक्शन कहाँ से होता है प्लेसेंटा के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा के अंदर जिसका नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। याद रखेंगे इसको, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से HCG का क्या होगा, प्रोडक्शन होता है। क्लियर दोस्तों। HCG कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये कोरिनिक विलाई ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जो विलाई होते हैं, विलाई सिस्टम पीछे वाले इमेज में देखा था हमने, विलाई सिस्टम बनाया था, उस विलाई सिस्टम में ही प्रेजेंट रहता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जो बैरियर का काम करता है, मैटरनल ब्लड को फीटल ब्लड में कभी भी मिक्स नहीं होने देता है, उसी बैरियर का काम करता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर दोस्तों। HCG हार्मोन तो आप सब जानते ही हैं, HCG हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये किसकी फुल फॉर्म है, ये HCG हार्मोन की फुल फॉर्म है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अम्बलाइकल कॉर्ड कंटेन 2 वेन एंड 2 आर्टरी। अच्छा, ये 2 वेन और 2 आर्टरी भी होती है अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर, बट ये कब होंगी, बिफोर 4 मंथ ऑफ एज, बिफोर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 4 महीने से कम की है तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी 2 वेन और 2 ही आर्टरी देखने को मिलती हैं, 2 वेन और 2 आर्टरी देखने को मिलती हैं। कब देखने को मिलती है, ये 4 मंथ से पहले। बट जैसे ही प्रेगनेंसी 4 मंथ को क्रॉस करेगी, आफ्टर 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल, राइट अम्बलाइकल वेन, यानी कि एक वेन क्या हो रही है यहाँ पे, राइट साइड की क्या हो रही है, डिसअपियर, एक राइट साइड की अम्बलाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है, और फिर जो वेन बचती है वो एक ही रह जाती है, और आर्टरी कोई डिसअपियर नहीं होती, दोनों आर्टरी प्रेजेंट रहती है। याद रखना है। तो 4 मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं वो 3 हो जाती हैं, यानी कि 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। आई होप कि ये सब समझ में आ रहे होंगे आपको। एक बार अच्छे से इनको समझते चलिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। द लेंथ ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। तो समथिंग एवरेज लेंथ दी गई है यहाँ पे, अम्बलाइकल कॉर्ड की कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा सर्कमवेलेट इज द कंडीशन in which an opaque ring is seen on the fetal surface of the placenta, of the प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा की फीटल सरफेस पे क्या दिखाई देता है आपको, एक सर्कमवैलेट रिंग दिखाई देगी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा का, इस प्लेसेंटा में यहाँ से मान लो ये अम्बलाइकल कॉर्ड एंटर हो रही है, ये रीजन है जहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड इंसर्ट होती है, और यहाँ पे फिर बहुत सारा आपको बिलाई सिस्टम दिखाई देगा, यानी कि ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देती है ऊपर से। अब देखिए इस कंडीशन हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, एक ओपेक रिंग बन गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रहा है, इसमें दे रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सर्कमवेलेट
इज द कंडीशन इन विच ओपेक रिंग इज सीन ऑन द फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। एक ओपेक रिंग बन जाती है इस तरह से, यानी ये फीटल पार्ट ही है और इस फीटल पार्ट के ऊपर एक ओपेक रिंग बन जाती है, एक रिंग तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, सरकमबैलेट प्लेसेंटा। कहाँ बनेगी ये, फीटल सरफेस पे बनती है। क्लियर दोस्तों, ये अबनॉर्मलिटी के अंदर आता है, प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी होती है कुछ, उसी के अंदर एक कंडीशन है प्लेसेंटा सरकमबैलेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी इज सीन इन, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है कि जो सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी एक तो ट्विंस प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है। ट्विंस प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, अम्बलाइकल आर्टरी वैसे तो नंबर में 2 होती हैं, लेकिन अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो उसमें चांसेस रहते हैं किसके, सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी के। चलिए कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा और किस में देखने को मिल सकती है, तो याद रखेंगे यहाँ पे बेबी बॉर्न विद डायबिटिक मदर, ऐसा बेबी जिसकी मदर किससे ग्रसित थी, हाइपरग्लाइसीमिया से, यानी कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया था, जिसको हम बोल रहे थे डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर कौन सी कंडीशन है ये, कोई कंडीशन नहीं है। डायबिटिक मदर के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, उसी को बोलते हैं डायबिटिक मदर। ठीक है, तो डायबिटिक मदर के बेबी कैसा हो सकता है, सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी वाला हो सकता है, क्योंकि ये डायबिटिक मदर का भी डायबिटीज, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन होता है। एक तरफ की किडनी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हो सकता है उसके अंदर क्या हो जाए, एक अम्बलाइकल आर्टरी क्या देखने को मिलेगी, एक ही देखने को मिलेगी। चलिए दो कंडीशन देख ली, एक तो हमने ट्विंस प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है, दूसरा डायबिटिक मदर में, और तीसरा और कहाँ देखने को मिल सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज के अंदर यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल कितना हो गया, मोर देन 2000 ml, यानी कि 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज। तो पॉलीहाइड्रोमनियाज में भी क्या देखने को मिल सकता है, सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी। क्लियर दोस्तों, तो 3 डिसऑर्डर का कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर अम्बलाइकल आर्टरी 2 की जगह एक ही बनेगी, एक तो पॉलीहाइड्रोमनियाज, दूसरा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मलाइटस, और तीसरा होता है ट्विंस प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेक्स ऑफ फीटस इज यूजुअली रिकॉग्नाइजेबल एट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हमें सेक्स का पता करना है कि फीटस अपना मेल है या फीमेल है, तो ये हमें कब पता लगेगा, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इससे पहले हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते कि जो बेबी है वो मेल है या फिर फीटस है वो फीमेल है। तो इसका पता करने के लिए कब इसका ड्यूरेशन ठीक रहता है, तो 12 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है या 12 वीक से ओवर हो जाती है तो हम सेक्स का पता लगा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अभी आजकल ये सरकार द्वारा प्रोहिबिटेड है, इसको हम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ही, ये गैर कानूनी अपराध के अंदर, सॉरी कानूनी अपराध के अंदर आएगा ये। अगर इसको कोई करता है तो उसको, डॉक्टर को उसका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया जाता है, और जो भी उसका लैब होती है, मतलब एक तरह से पूरी लैब होगी उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी वाली, उस लैब को भी सील किया जा सकता है और कुछ जुर्माना भी लग जाता है, इसलिए इसको हम करते नहीं है। मतलब कोई भी डॉक्टर इसके लिए अब रेडी नहीं होता है करने के लिए, हम सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कब हम कंफर्म कर सकते हैं कि मेल है या फिर अपना फीटस फीमेल है, तो वो 12 वीक से इससे ओवर हम कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज डिटेक्टेड बाय फीटोस्कोप। 20 वीक की प्रेगनेंसी पर हार्ट रेट या हार्ट बीट हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, फीटोस्कोप के द्वारा। इससे पहले हम हार्ट रेट को फीटोस्कोप से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम किससे कर सकते हैं, डॉपलर इंस्ट्रूमेंट जो हमने कल वाली क्लास में बताया था, डॉपलर इंस्ट्रूमेंट है, उस डॉपलर से। हाँ, तो हम कब कर सकते हैं, 8 to 10 वीक्स की प्रेगनेंसी पे, मोस्टली हमने बताया था कि 10 वीक्स की प्रेगनेंसी पर हम क्या कर लेंगे, हाँ जी, हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं।
बट अगर फीटोस्कोप की बात हो रही है तो फीटोस्कोप से कब कर सकते हैं इसको, 20 वीक की प्रेगनेंसी पे इजिली डिटेक्ट किया जा सकता है इसको। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फीटस हैज एबिलिटी टू हियर। बच्चा अपना प्रेगनेंसी में कब स्टार्ट कर सकता है सुनना, तो याद रखेंगे यहाँ पे 24 वीक की प्रेगनेंसी पर। कितने वीक की प्रेगनेंसी पे, 24 वीक्स की प्रेगनेंसी पे बच्चा सुनना स्टार्ट कर सकता है, हियर करना स्टार्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 28 वीक्स यानी कि एट 28 वीक्स, 28 वीक्स की प्रेगनेंसी हुई है तो वहां पे क्या देख रहे हैं हम, एलएस रेशियो यानी कि लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो देख रहे हैं। ये सर्फेक्टेंट होते हैं अपने लंग्स में, कुछ एल्वेलाई होती हैं, वो एल्वेलाई क्या करती हैं, इस लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का प्रोडक्शन करती हैं। क्लियर दोस्तों, कौन सी वाली एल्वेलाई सेल होती हैं, तो याद रखेंगे टाइप 2 एल्वेलाई सेल से प्रोडक्शन होता है किसका, लेसिथिन का और स्फिंगोमाइलिन का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इसका रेशियो कितना होता है, तो 28 वीक की प्रेगनेंसी पे इसका रेशियो 1:1 होता है। और जब इसका रेशियो 1:1 होता है तो ये इंडिकेट करेगा अभी लंग्स मैच्योर नहीं हुए, यानी कि अभी लंग्स क्या है बेबी के, इमेच्योर हैं, इमेच्योर लंग्स। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर देखो। 34 वीक्स की प्रेगनेंसी पे जो एलएस का रेशियो होता है वो कितना हो जाता है, 2:1, यानी कि लगातार लेसिथिन क्या हो गया है, डबल हो गया है किसका, स्फिंगोमाइलिन का। तो अब इसका जो रेशियो है 2:1 है, और ऐसा अगर 2:1 आता है तो ये इंडिकेट करता है कि बेबी के जो लंग्स हैं वो क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, बेबी के लंग्स मैच्योर हो गए हैं। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा ये बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सिम्फाइसिस प्यूबिस इज ए कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अच्छा ये देखिए जॉइंट कौन से टाइप का है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो याद रखना है कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ये कार्टिलेज से बना होता है। फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ टू प्यूबिक बोन, यानी कि कितनी बोन इसको मिलके बनाती हैं, दो प्यूबिक बोन मिलके बनाती हैं, दो प्यूबिक बोन मिलके बनाती हैं किस जॉइंट को, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट को। क्लियर है दोस्तों, याद रखेंगे इसको भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेटर तरीका नहीं हो सकता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने का और एक तरह से पूरी ओबीसी रिवीजन करने का। तो अभी आपके एग्जाम है और ये बेटर तरीका है, आपको सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा कल की क्लास, उसके अंदर थोड़ी लंबी रखूंगा क्लास वो, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल जाए बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर। तो शॉर्ट समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। क्लास को बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों इस क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा किसी के पास, दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास, नियर बाई फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए इसको, जिसके इसका लाभ है जो सभी को प्राप्त हो सके। क्लियर दोस्तों, चलिए आपको क्लास समझ में आई होगी, कुछ अगर रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला पॉइंट, आपको जो भी टॉपिक वगैरह भी कोई चाहिए होता है, कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, टॉपिक भी चाहिए, तब भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक, इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, टॉपिक हमको कम समझ में आता है, तो हम उस टॉपिक की आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए, आज इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।